सॉरी, यहाँ पे बट आना चाहिए था वैसे तो। अच्छा, सवाल में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेयोसिस बट नॉट ऑफ माइटोसिस, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मेयोसिस के अंदर तो होती है लेकिन माइटोसिस में नहीं होती। आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस और फिर जवाब जो है वो आप लोग मुझे बताएंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्रोमेटिड सेग्रीगेट होता है, क्रोमेटाइड्स नहीं होना चाहिए था, क्रोमेटिड्स होना चाहिए था यहाँ पे। तो क्रोमेटिड सेग्रीगेट, अच्छा सेग्रीगेट इंग्लिश के अंदर बहुत ही कॉमन वर्ड है। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सही जवाब कौन सा है। तो क्रोमेटिड सबको पता है। क्रोमेटिड क्या होता है, जब हमारे पास इस तरीके से एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इसके पास एक ही सेंट्रोमियर है, ठीक है। सेंट्रोमियर का क्या होता है, जहाँ पे दो क्रोमेटिड्स जब आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो जो जगह होती है जहाँ से वो ज्वाइंट होते हैं वो सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, सही हो गया, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्या कहेंगे इनको? इनको हम क्रोमेटिड्स कहेंगे। देखिए क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम में आपको दो क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये दो क्रोमेटिड्स, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक हो गया। अब ये समझ लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने ले लिया। याद है होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दो क्रोमोसोम्स जब उनका लोकाई जो है, जीन लोकाई वो सेम हो, उनकी शेप वगैरह सेम हो, तो ऐसे दो क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पे हमें पता है कि ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? ये दोनों क्रोमेटिड्स को, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, सिस्टर्नी अलग चीज़ होती है। सिस्टर्नी यहाँ पे है ही नहीं। सिस्टर्नी तो हम लोग वहाँ पढ़ते हैं ईआर के अंदर, ठीक है। ईआर के अंदर ये जो फोल्ड्स होते हैं इन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। अच्छा, कमिंग बैक हियर, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो हमारे पास दो क्रोमेटिड्स हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड समझ आ गया क्या है भाई? एक जो आर्म है उसे आप क्रोमेटिड कह रहे हो। अब अगर एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं तो वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए। अगर दो होमोलोगस मेरे पास क्रोमोसोम्स हैं तो उनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में क्या हुए? नॉन सिस्टर। ये दोनों क्या हैं? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेयोसिस और माइटोसिस में आपको बेसिकली डिफरेंस बताना है कि क्या चीज़ इनमें से मेयोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती। तो क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेट होना, यानी कि क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड यहाँ जाता है, एक यहाँ जाता है, ठीक है। लेकिन अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से बना दूँ तो ये दो क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेंट्रोमेयर बना दूँ तो ये अब ये दो क्रोमोसोम्स हो गए। तो होता ये असल में यही है कि जैसे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, जब डिवीजन होती है, माइटोसिस मेयोसिस दोनों के अंदर ऐसा होता है, क्रोमेटिड सेग्रीगेट होता है। तो एक सेल में जाता है, दूसरा दूसरे सेल में जाता है। तो पहले तो क्या होता है कि दो क्रोमेटिड सेग्रीगेट होते हैं, लेकिन बाद में उनका खुद का सेंट्रोमेयर भी बन जाता है। तो अब ये क्रोमोसोम्स बन गए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत बच्चों को लगता है कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये एक क्रोमेटिड है। नहीं, गलत, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये क्रोमेटिड नहीं है, इसके पास अपना सेंट्रोमेयर है। भाई सेंट्रोमेयर, जिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर है नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर के, इसके पास अपना सेंट्रोमेयर है, तो ये एक अलग से हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अगर तो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये ऐसे अलग हो गया, तो फिर ये दो क्रोमेटिड्स बन गई। क्लियर? चलें, हम अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ऑप्शन नंबर सेकंड में कह रहा है स्पिंडल फॉर्म्स, स्पिंडल फाइबर की बात हो रही है। बेसिकली स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है, तो आपने बताना है कि मेयोसिस माइटोसिस में डिफरेंस क्या है। होमोलोगस पेयरिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है, आपको पता होना चाहिए। मेयोसिस में होती है, माइटोसिस में होती है। सेंट्रियोल अपेयर होता है, सेंट्रियोल पता है ऑर्गेनल है जहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहा होता है। और स्पिंडल फाइबर जहाँ कहाँ पे अटैच होता है? सेंट्रोमेयर के ऊपर अटैच होता है। सेंट्रोमेयर के ऊपर कौन से, ये क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
कि आपसे ये आया हुआ भी सवाल है पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के कि भाई जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं। तो ऑप्शंस के अंदर था सेंट्रोमेयर, क्रोमैटिड्स, कुछ और एक दो और ऑप्शन थे, और हमारे पास डी ऑप्शन था काइनेटोकोर्स। तो वहाँ पे सबने कहा अच्छा सेंट्रोमेयर, लेकिन नहीं, देखो अगर तो वो ऑप्शन में काइनेटोकोर्स नहीं देता तो फिर आप सेंट्रोमेयर करते, लेकिन अब उसने स्पेसिफिकली एक जगह बता दी काइनेटोकोर्स, तो वो आपका सही जवाब होना है। दोबारा से रिपीट कर देता है इस पॉइंट को कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं हम कहते हैं वो कहाँ पे अटैच होता है, सेंट्रोमेयर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेंट्रोमेयर पे भी कहाँ पे, सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रोटीन्स होता है। ठीक है, ये इस तरीके से सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रोटीन्स होता है। इन प्रोटीन्स का नाम होता है काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर प्रोटीन। इन प्रोटीन के ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ऑप्शन के अंदर वो दोनों चीज़ें दे दे, एक काइनेटोकोर दे दे और दूसरा क्या सेंट्रोमेयर दे दे, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? ठीक है, हो गया। ई ऑप्शन में कह रहा है कि भाई क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन? Which one? अच्छा, तो आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है ऑप्शंस को हाइड नहीं किया, सो लेट्स जस्ट डू दैट फर्स्ट। वैसे खैर इसका सही जवाब क्या है, हमारे पास सी है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेयोसिस में बनते हैं, माइटोसिस में नहीं बनते। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को हम हाइड कर देते हैं यहाँ पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। टीलोमेयर्स आर, तो टीलोमेयर क्या होता है? फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट व्हाट आर टीलोमेयर्स। तो मीनवाइल आई एम रिमूविंग द ऑप्शंस और आई एम कंसीलिंग द ऑप्शंस। आप तब तक ये सोच सकते हैं सब लोग कि टीलोमेयर क्या होता है। वेट, okay, done. So yeah, what are telomeres? टीलोमेयर क्या होता है? देखिए हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है इसकी, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के पास प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो ये हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के एंड के ऊपर, क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट पे, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ एक जगह होती है, एक बेसिकली न्यूक्लिक एसिड का एक बहुत छोटा सा सीक्वेंस होता है। इस जगह को, इस पार्ट को हम कहते हैं टीलोमेयर। जहाँ पे भी वर्ड टीलो आ जाए ना, उसका मतलब होता है टर्मिनल। खैर, टीलोमेयर क्या होता है? टीलोमेयर हमारे पास एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड्स का, क्रोमोसोम के एंड के ऊपर। सिंपल लफ्ज़ों के अंदर इतना समझ लीजिए कि क्रोमोसोम के ऊपर ये जो एंड पार्ट है इसको टीलोमेयर कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है भाई, मकसद क्या है क्या? ये समझ आ गया है क्या भाई? क्रोमोसोम के एंड के ऊपर एक पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का, एक डीएनए का हिस्सा होता है। अब टीलोमेयर का फंक्शन होता है क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और एक सेल के अंदर हमें पता है कि हर सेल की एक प्रॉपर लाइफ स्पान होता है। अब जैसे अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की, ठीक है, तो उनका कुछ 120 डेज़ का उनका एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो 120 डेज़ के बाद एक ब्लड सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा नेचुरली, उसकी डेथ हो जाएगी, सेल सुसाइड कर लेगा। सही हो गया। तो होता क्या है कि ये जो टीलोमेयर है ये सेल एजिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेल एजिंग में कैसे? हर
सेल डिवीजन के साथ, यानी कि ये सेल है, इस सेल ने क्या किया, माइटोसिस किया, तो हर सेल डिवीजन के साथ ये जो टीलोमेयर है ये कम होता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है, हर सेल का अपना प्रॉपर एक टाइमिंग होती है सेल डेथ की। कुछ सेल्स की लाइफ टाइम ही वही सेम सेल्स होता है, कुछ सेल्स बहुत जल्दी जल्दी, फॉर एग्जांपल हमारे जो स्किन सेल्स हैं वो एक दिन में हमारे बहुत सारे नए सेल्स बन रहे होते हैं, बहुत सारे सेल्स ख़त्म हो रहे होते हैं, तो हर सेल की अपनी एक प्रॉपर लाइफ स्पैन होता है। खैर, जो टीलोमेयर होता है, तो उस एक बात आपने याद रखनी है कि हर सेल डिवीजन के साथ ये जो टीलोमेयर है इसका साइज़ क्या होता है, कम होता है, ये शॉर्टन होता है, कम होता जाता है। जितना कम टीलोमेयर होता जाएगा उतना वो सेल अपनी डेथ के करीब आता जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा टीलोमेयर का साइज़ होगा, यानी कि यू आर यंग, दैट सेल इज़ यंग, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो अगर सेल्स यंग है देन डेफिनेटली आप भी यंग दिखेंगे। खैर, तो कहने का मकसद ये कि टीलोमेयर का काम होता है प्रोटेक्शन, इसका काम होता है सेल एजिंग का। हर सेल डिवीजन के साथ टीलोमेयर का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है। ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने ये भी याद रखना है कि जो टीलोमेयर होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे क्रोमोसोम का। इसके ऊपर अभी नॉट रिलेटेड विद द सिलेबस, लेकिन मैं ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे पास अभी बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है टीलोमेयर के ऊपर सिंस एजेस। इट्स कॉल्ड रिवर्स एजिंग, ठीक है। साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिवर्स एजिंग, जहाँ पे एक इंसान जो एजिड हो चुका है दोबारा से उसे यंग जवान करने का प्रोसेस, कुछ इस तरीके की टेक्निक के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। तो वहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता है कि भाई टीलोमेयर जितना छोटा होगा, यानी कि वो उतना सेल जो है वो ओल्ड हो चुका है। अगर हम किसी तरीके से टीलोमेयर का साइज़ बढ़ा दें या टीलोमेयर को दोबारा से रिवर्स कर दें उसकी साइज़ को, तो सेल क्या हो जाएगा, सेल की एज कम हो जाएगी। अब जब सारे सेल्स की एज हम कम कर दें तो ओवरऑल बंदे जो भी इंसान है उसकी एज भी तो रिवर्स हो जाएगी। तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड रिवर्स एजिंग एंड अब इस पे काम चल रहा है, ठीक है। तो टीलोमेयर का सॉरी रीग्रोथ, जब एक ऑर्गन अपने आप से या फिर किसी भी एक्सटर्नल हेल्प से जब दोबारा से, फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो अगर वो दोबारा से अपने सेल्स को ग्रो कर दे तो वो रीग्रोथ कहलाती है। री यानी कि दोबारा से ग्रो होना। एक ऑर्गन, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लिवर की, ठीक है, एक ऑर्गन जो बिल्कुल अच्छा खासा वो ग्रोन्ड है, उसे अब ग्रोथ की ज़रूरत नहीं, वो लिवर बन चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई एक पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया जाए लिवर का, तो ये लिवर के पास ये सलाहियत होती है कि वो अपने आप को रीग्रो कर लेता है। रीग्रो यानी कि दोबारा से अपने सेल्स को ग्रो कर लेता है, दोबारा से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लिवर का ग्रो हो जाएगा। लेकिन सारे ऑर्गन्स के पास रीग्रोथ की पावर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेन का कोई हिस्सा यहाँ से निकाल दें तो ब्रेन रीग्रो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे टीलोमेयर का रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेल्स को हमने किसी तरीके से किसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे एक ट्यूमर दिखा एंड ये वाला पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया गया लिवर का। तो लिवर क्या करेगा, क्योंकि उसमें रीग्रोइंग की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया, रीग्रो हो गया, सही है। तो हमने वो सेम सेल्स को दोबारा से रिवर्स नहीं किया, तो यहाँ पे टीलोमेयर का रोल जो है वो नहीं होगा। बेसिकली हुआ क्या कि ये वाले जो सेल्स थे इन्होंने रैपिडली डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाए और ये वाला पार्ट जो है वो ग्रो हो गया। बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है, इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड आप यूज़ करेंगे वो होगा रीजनरेशन का, ठीक है, ऑर्गन रीजनरेशन का। इट्स लाइक व्हेन का जब नेचुरली या फिर किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से जब एक ऑर्गन या फिर कोई भी हमारे बॉडी पार्ट अपना जो डैमेज्ड हिस्सा है या जो मिसिंग टिश्यू है उसको जब रिस्टोर करेगा तो ये कहलाएगा ऑर्गन रीग्रोथ, जैसा आपने कहा। लेकिन रीजनरेशन इज़ अ मोर
एप्रोप्रिएट टर्म, ठीक है, सेम ही बात है। जैसे अगर आप लिवर की बात करें तो हमारी आपको पता है फन फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी के अंदर, अब ये सारी चीज़ें देखिए हम लोग MCQs पे तो अभी नंबर 2 पे ही हैं, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपको कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं फॉर एनी एग्जामिनेशन। कमिंग बैक टू हियर के जो क्वेश्चन था आपका, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो एक ऑर्गन जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ लिवर है, बाकी कोई और ऑर्गन ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। इवन अगर आप जैसे लिवर है, अगर एक लिवर का पूरा इतना पार्ट भी आप रिमूव कर देंगे तो इतने से लिवर से पूरा लिवर बन सकता है, ठीक है। बाकी तो हमारे दूसरे पार्ट जैसे स्किन हो गया या कोई भी और ब्लड वेसल हो गई, वो भी रीजनरेट तो कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाथ किसी का लिम्ब जो है वो उसको रिमूव कर देते हैं तो वो रीग्रो नहीं हो सकता, उसकी वो हमारे पास उस चीज़ की एबिलिटी नहीं है। आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ। ऐसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया प्लेटियल मेंटिस का मेंबर है। प्लेनेरिया की जो रीजनरेशन वाली कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, सही है। इसी तरीके से हमारे पास लिजर्ड का एग्जांपल है। लिजर्ड की अगर आप टेल वगैरह कुछ रिमूव कर दें तो वो बहुत कम दिनों के अंदर उसे उस टिश्यू को रिस्टोर कर सकती है, सही है। सो आई होप टीलोमेयर इज क्लियर। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है भाई टीलोमेयर है क्या, तो ऑप्शंस को रीड करते हैं, बताएं कि यहाँ पर सही जवाब कौन सा है। Which one? D. It would be better if you guys can say 1 2 3 4, क्योंकि ABC में confusion होती है, B D या fourth. Yeah, exactly, that's the right option. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आसान सा सवाल है। हार्मोन्स क्या होते हैं, जल्दी से इसका जवाब देंगे। हार्मोन्स सबको पता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाके काम करते हैं और फिर किसी भी रिएक्शन को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करवाते हैं या उसे स्लो करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है। जी second, okay. A substance produced by the organism that has an effect on muscle, क्या सिर्फ मसल टिश्यू के ऊपर काम करता है हार्मोन? Last, a substance produced by a structure in the organism, बिल्कुल सही बात है, that can also target organs distant from the site of, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि भाई अगर ये पहले भी आई गेस हमारे पास किसी पेपर के अंदर, ये IMET के सवालों के अंदर या फिर टोल्क में कहीं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, कि अगर हमारे पास हार्मोन एक ऑर्गन से रिलीज़ हो रहा है तो वो अपने डिस्टेंट ऑर्गन के ऊपर भी काम कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रेन से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो जाके बहुत डिस्टेंट ऑर्गन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सही है। बाकी ऑप्शंस अगर आप खुद से देखें तो सारे गलत हैं। एक्सोजिनस सब्सटेंस नहीं होता हार्मोन एक एंडोजिनस सब्सटेंस है। क्या वो सिर्फ उसी ऑर्गन के ऊपर टारगेट करता है जिसने वो बनाया है? नॉट अ राइट ऑप्शन, नॉट अ गुड ऑप्शन। क्या हार्मोन सिर्फ प्रोटीन होता है? नहीं, और भी स्टेरॉइड हार्मोन्स वगैरह भी होता है।
फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, अमाइनो एसिडिक सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स इज डिटरमाइंड बाय। हमारे पास अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है कि भाई इस तरीके का प्रोटीन बनेगा, ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस करवाना किसका काम होता है, मेन कंट्रोल किसके हाथ में होता है, ये आपने बताना है। एग्जैक्टली, गुड। हमारे पास डीएनए और आरएनए का काम होता है प्रोटीन सीक्वेंस डिसाइड करना, कैसा प्रोटीन बनेगा, कितना लंबा, कौन सा काम करने वाला, एवरीथिंग। सो प्रोटीन का हर चीज़ डिसाइड कौन करता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो क्या है, ट्रांसलेशन। गुड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है पेंटोस। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, बहुत बार। पेंटोस शुगर हम सबको पता है पेंटोस शुगर क्या होती है, 5 कार्बन वाली जो शुगर होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइबोस हो गई। और एग्जांपल बताएं। ये सारी पेंटोस शुगर है, क्या लिखा हुआ है ये, डीऑक्सी राइबोस लिखा हुआ है ये, और ये क्या है, राइबोलोज। ये सब पेंटोस शुगर है। डीऑक्सी राइबोस डीएनए में होती है, राइबोस आरएनए के अंदर होती है। तो पेंटोस शुगर क्या बनाती है इनमें से, रियली? ग्लाइकोजन बनाती है। पेंटोस शुगर खुद क्या बनाती है, किसके देखिए बनाने का मकसद ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस चीज़ के स्ट्रक्चर में काम आती है। देखिए पेंटोस खुद एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, दोनों अलग अलग हैं और इनमें तो कोई भी रिलेशन नहीं है। ग्लाइकोजन का मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो वो तो बिल्कुल ऑप्शन में आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए था। प्रोटीन कैसे, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है, पेंटोस का तो कोई काम ही नहीं उसमें। ऑप्शन ए देखें, आपके पास क्लियर ऑप्शन है, ये हमने कल ही पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड्स। रिमेंबर हमारे पास पेंटोस शुगर होती है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या होता है, फिफ्थ कार्बन पे क्या होता है, पेंटोस शुगर, ये खुद ये बीच के अंदर पेंटोस शुगर होती है। फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट होता है। सही जवाब क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 6, गुड लक फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना है। सोच समझने के जवाब देने वाला भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी सा सवाल है। कह रहा है कि एनिमल सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एनिमल सेल की जगह पे प्रोकैरियोटिक सेल लिख दूँ तो क्या होगा, ऑप्शंस ये रिमूव कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे ही बता दें। कहाँ पे, अगर मैं एनिमल सेल की जगह पे प्रोकैरियोटिक सेल लिख दूँ तो फिर क्या आंसर होगा, प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, फिर ऑक्सीजन कैसे होगा उसमें, राइबोसोम में सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, राइबोसोम में तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। रिमेंबर आई माइट बी कंफ्यूजिंग यू बट द पॉइंट इज के ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, राइट? और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सो इनमें तो मिस्टेक करनी नहीं बिल्कुल भी हमें, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था कि सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, साइटोसोल में, या प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं आप।
भाई कोई ऑर्गेनल नहीं होता उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं उसके पास, तो वहाँ पे क्या होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, हर स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्वेश्चन नंबर 7 आसान क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल में, वायरसेस हमारे पास ए सेलुलर होता है, इनमें कोई भी सेल नहीं होता, ये बॉर्डर लाइन के ऊपर। प्रोटोजोआ हमारे पास कहाँ पे आता है, यूकैरियोटिक है, मैमल्स भी यूकैरियोटिक है। अच्छा प्रोटोजोआ हमारे पास प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ एक ही बात है, ठीक है, हाँ जी ये बिल्कुल सही जवाब है। मैमल्स और एम्फीबियंस हमारे पास दोनों कहाँ पे आता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, लिवर के हवाले से हमें क्या चीज़ यहाँ पे इन्होंने सही की हुई है, विच इज़ द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। Which statement is true regarding liver? Yes, ma'am. Produce the bile which is discharged in the tongue. It is located close to it is in the left side of the abdomen. लेफ्ट साइड पे होगा, हमने कल ही पेपर किया था टोल का, वहाँ पे ये सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि राइट साइड पे होता है लिवर। ओके तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट साइड पे नहीं होता, लिवर राइट साइड पे होता है। बाइल प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात है। डिस्चार्ज क्या रेक्टम में करता है, नहीं, डिस्चार्ज क्या करता है, स्टोर क्या करता है, अपना सिक्रेशन गॉल ब्लैडर में करता है, फिर वो जाके डिस्चार्ज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लोकेटेड अंडर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, इट इज़ लोकेटेड नियर स्टमक के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर। कनेक्टेड विद लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, कनेक्टेड इट्स कनेक्टेड indirectly with pancreas and then small intestine, not large intestine। ये वाला बिल्कुल सही है बी वाला, क्योंकि लिवर के हमारे पास लोब्स होते हैं, लोब्स यानी कि पार्ट्स, ठीक है, लिवर के कितने लोब्स होते हैं, 4। Question number 9, the end symbol of an organism's trait resulting from the interactions between its gene and the environment is termed as। यहाँ पे कुछ हमारे पास जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स दी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि आप ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि जब हमारे पास जीन्स की और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन होती है तो इसको हम क्या कहेंगे। देखिए मैं ये वाली जो टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन करने से पहले ये दो आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ। विच वन, जीनोटाइप नहीं होगा। देखिए अगर तो हमारे पास एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है ये वाला फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही होती है कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, जेनेटिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग या फिर जो भी है, तो जब हम जीन्स की बात कर रहे होते हैं तो वो जीनोटाइप के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिर्फ आपका जीनोटाइप डिसाइड करता है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। तो हमारे एक इंसान कैसा दिखता है, फिजिकली कैसा दिखता है, तो वो फिनोटाइप डिसाइड करता है, उसका हम कहते हैं उसका फिनोटाइप क्या है। अब ये जो फिनोटाइप है ये जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, जबकि जीनोटाइप सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ जीन पे। अब ये समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझता है, कोई मसला नहीं, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जीनोटाइप क्या है, जो जीन पे सिर्फ और सिर्फ जीन्स पे डिपेंड करे, जो वो जीनोटाइप है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक
अगर हम बात करें किसी ऐसे ट्रेट की जो सिर्फ और सिर्फ जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज दैट ट्रेट? या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी सिंपल नॉट जस्ट ट्रेट जो जीन पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी एक इंसान का जैसा जेनेटिक मेकअप होगा उसे आप जीनोटाइप कहते हैं ओवरऑल। जैसे अगर हम बात करें एक जो हाइट है, ठीक है, अब उसके जीन्स के अंदर जो उसके डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका वो टॉल है, ठीक है, उसका डोमिनेंट कैरेक्टर, एक इंसान उसका डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है, यानी कि उसके जीन्स में टॉल हाइट, फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली के अंदर सब लंबे लोग हैं, दे आर ऑल टॉल, तो फिर अब यहाँ पे जीनोटाइप क्या हुआ, टॉल हुआ, इसीलिए वो इंसान क्या होगा, दैट पर्सन इज टॉल। लेकिन खैर हाइट थोड़ा बहुत आपके इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है, व्हाट टाइप ऑफ फूड, व्हाट टाइप ऑफ डाइट यू हैव, उस पर भी थोड़ा सा फैक्टर इसका डिपेंड करता है। लेकिन फिनोटाइप क्या है कि द वे यू आर फिजिकली, वो फिनोटाइप है, सही है, जो बेसिकली आपके जीन्स और आपके इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन होती है, यानी कि आपके जीन्स डिसाइड कर रहे हैं आप कैसे दिखेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट मतलब जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है। फॉर एग्जाम्पल किसी का लंबा होना, छोटा होना, तो वो उसका फिनोटाइप है, ठीक है, उसका जीनोटाइप ये कैपिटल टी हो गया, तो ये जीन्स हो गए उसके, लेकिन जो फिनोटाइप है वो क्या है, वो टॉल है। टॉल एक वो चीज़ है जो आप देख सकते हो, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। तो फिनोटाइप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी का, हम स्किन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसी का कलर थोड़ा सा लाइट है, लाइटर शेड्स हैं, और डार्कर शेड्स हैं, मीडियोकर शेड्स हैं, ठीक है, स्किन कलर के। तो अब यहाँ पे वो फिनोटाइप है जो हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर किसी का जो पिगमेंट लेवल है वो ज़्यादा है, उसके जीन्स के अंदर जो भी मिलेनिन पिगमेंट होता है ना, जो आपका कलर, स्किन कलर डिसाइड कर रहा होता है, तो मिलेनिन प्रोडक्शन किसी के जीन्स में ज़्यादा है, तो अब उसका जो स्किन कलर होगा वो डार्क होगा, ठीक है। तो वो उसके जीन्स की बात हो रही है, लेकिन वो दिखने में कैसा है, तो वो हम फिर फिनोटाइप में बात करते हैं उसकी, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब क्या है कि ओवरऑल जीन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप क्या है कि थिंग्स विच यू कैन सी, इट्स एक्चुअली द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट, वो चीज़ जो जीन्स की वजह से है लेकिन यू कैन सी इट, सो दैट्स द फिनोटाइप, सही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंसुलिन प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंसुलिन प्रोडक्शन किसकी बॉडी के अंदर कितना इंसुलिन बन रहा है, तो वो दैट्स ऑल जीनोटाइप, वो जीन्स पे डिपेंड कर रहा है। वहाँ पे हम वो कैरेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं है जो कि आप फिनोटाइप में देखेंगे। सो जब भी हमारे पास जीन्स और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन की बात है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो गया, फिनोटाइप होगा। यू माइट feel some confusion between genotype and phenotype, but the main concept is like genotype हमारे पास जीन्स की बात हो रही है, phenotype यानी कि फिजिकली एक इंसान कैसा है, वो phenotype है, सिंपल लफ्ज़ों में। डन, Yes, ma'am. ओके, ऑल क्लियर सो फार। Yes, ma'am. Question number 10 we have, in the same organism different cells synthesize different protein, what causes that? हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके का प्रोटीन बनाते हैं। जैसे लिवर सेल इंसुलिन बनाता है, क्यों आई सेल इंसुलिन क्यों नहीं बना सकता, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो आपको बताना है। Liver cell insulin मतलब pancreas है आपका? आई एम सॉरी, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक सेल अगर इंसुलिन बनाता है तो लिवर सेल क्यों नहीं बनाता, या कोई भी और सेल क्यों नहीं बनाता, ऐसा क्यों होता है। मैं इसके पीछे आपको एक्सप्लेनेशन में रीज़न बता देती हूँ। होता ये है कि हमारे पास जो जीन्स होते हैं, जैसे ये इंसुलिन का जीन है, ये हाइट का जीन है, या फिर ये मेलानिन प्रोडक्शन का जीन है, कुछ भी, ये सारे जीन्स हैं हमारे पास। ये पेप्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है, जीन। तो अब ये पेप्सिन हमारे पास, हमें पता है ये एक एंजाइम है जो कि कहाँ पर होता है, स्टमक में। ये हमारे पास इंसुलिन का जीन है जो कि पेनक्रियास में होता है।
अब ये जीन्स, ये इंसुलिन वाला पेनक्रियास में ही क्यों एक्टिव है, पेप्सिन वाला स्टमक में ही क्यों एक्टिव है, पेप्सिन क्यों हमारे किसी और हमारे फॉर एग्जांपल हार्ट में क्यों पेप्सिन नहीं बन सकता, ऐसा क्या है? मतलब वो जो प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, जो प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है वो किसी और ऑर्गन में क्यों नहीं बन सकता? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये होती है कि देखें, हर सेल के अंदर जीन सेम होता है, ठीक है? पेप्सिन वाला जीन है तो सही हार्ट सेल में, लेकिन उसके पीछे वजह ये होती है पेप्सिन ना बनने की हार्ट के अंदर, वजह ये होती है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जीन रेगुलेशन का। क्या? जीन रेगुलेशन, जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर, हमारी बॉडी, ये सारी चीज़ें इनवॉलंटरी होती हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स कंट्रोल करते हैं कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा। एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि कौन सा जीन काम करेगा कौन से सेल के अंदर। तो इंसुलिन का जो जीन होता है ये बेसिकली जीन एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन कहते हैं जीन का टर्न ऑफ टर्न ऑन होना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी बटन के को टर्न ऑन करके आप कोई चीज़ चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर टर्निंग ऑन द फैन तो वो पंखा चल रहा है, यू आर टर्निंग ऑफ द बटन तो वो पंखा बंद हो गया। तो वैसे ही जीन एक्सप्रेशन भी यही होता है। हमारे पास जो पेनक्रियास के सेल्स हैं वहाँ पे भी जीन तो है इंसुलिन का, लेकिन वहाँ पे टर्न्ड ऑन होता है, दिस इज़ जीन रेगुलेशन। हार्ट के अंदर इंसुलिन का जीन तो है लेकिन वो वहाँ पे टर्न्ड ऑफ होता है। तो थैंकफुली दिस इज़ कॉल्ड जीन रेगुलेशन, इसे जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, इसीलिए हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन जो है वो किसी सेल के, हर सेल के अंदर अपना एक खास प्रोटीन बनता है। इज़ दैट क्लियर? नो? Yes, ma'am. Exactly, what is the confusion? Question क्या है? In the same organism, different cells synthesize different protein. What the cause? ओके, आई विल रिपीट इट। देखिए, हमारे पास सवाल ये था कि भाई हमारे पास ऑर्गेनिज्म तो एक ही है, एक इंसान है, ठीक है? उसके डिफरेंट जो सेल्स हैं वो डिफरेंट तरीके का प्रोटीन ही क्यों बना रहा है? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, पेनक्रियास जो वो इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन भी प्रोटीन है, पेप्सिन भी प्रोटीन है। मैंने जिस एग्जांपल लिया है आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। और स्टमक के जो सेल्स हैं वो पेप्सिन बना रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमारे पास काम करता है एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन या फिर जीन रेगुलेशन भी कह सकते हैं आप इसको। होता ये है कि हर मतलब जीन्स तो सेम होते हैं हर सेल के अंदर, लेकिन किसी किसी जगह पे वो जीन्स टर्न्ड ऑन होते हैं, बिल्कुल उसी पंखे के बटन की तरह, लेकिन किसी किसी सेल्स के अंदर वो जीन्स जो है वो टर्न्ड ऑफ होते हैं। तो जो इंसुलिन वाला जीन है वो पेनक्रियास के अंदर टर्न क्या है? टर्न ऑन है। टर्न ऑन है तभी तो इंसुलिन बन रहा है पेनक्रियास के अंदर। तो जो इंसुलिन वाला, आप ध्यान से सुनिएगा, जो इंसुलिन वाला जीन है वो टर्न्ड ऑफ है। कहाँ पे? किसी भी और सेल के अंदर, जैसे हार्ट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, हर जगह पे वो जीन सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है। कहाँ पे? पेनक्रियास के अंदर। तो इसीलिए पेनक्रियास इंसुलिन बनाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ पेप्सिन की, तो क्या हार्ट के अंदर पेप्सिन बनता है? नहीं बनता, क्योंकि वो जीन वहाँ पे टर्न ऑफ है। दिस इज द कॉन्सेप्ट which is called as gene regulation or gene expression. Is that clear? Yes, ma'am. यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? Different modulation of gene expression. ठीक है, तो ये जीन एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। बाकी ऑप्शन आप देख ले तो इसमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम नो, म्यूटेशन की वजह से नहीं। म्यूटेशन कहते हैं कि जब भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के अंदर का चेंज आ जाना वो म्यूटेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल में। ट्रेट सॉर्टिंग नहीं, ये भी नहीं होगा, ट्रेट सॉर्टिंग नहीं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखिए, हमारे पास दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो यानी कि खुद से, जब एक ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बना रहे तो वो ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहा है तो वो हेट्रोट्रॉफिक है। ह्यूमन क्या है बताइए, ऑटोट्रॉफिक के हेट्रोट्रॉफिक? एग्जैक्टली, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक? गुड, समझ आ गया, प्लांट क्या ऑटोट्रॉफिक है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया दोनों हो सकता है, और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होता है, सही है। अब हेट्रोट्रॉफिक कुछ भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस है, तो वायरस हमारे पास पैरासिटिक होता है, पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक का मतलब कि वो होस्ट को नुकसान पहुंचाता है और अपना खाना लेता है। तो खैर है तो वो भी क्या, हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म से खाना लेना, वो हेट्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। तो अब क्वेश्चन पढ़े एंड टेल मी द आंसर। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, किस प्रोसेस के थ्रू बनाता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और वो ग्लूकोज से एनर्जी ले रहा होता है रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिज्म हो गया। चलें, एनारोबिक एनवायरनमेंट पे रहता है वो। एनारोबिक किसे कहता है, वो वाली रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी ना हो। प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है? नहीं, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। what did you say? देखिए, सी तो नहीं होगा, अभी आपने ए कहा तो ए भी नहीं होगा। कि मतलब ऑटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ऑटोट्रॉपिज्म फीड ऑन प्लांट का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स को खाए, तो वो तो हेटेरोट्रॉपिज्म हो गया ना। ये भी नहीं होगा। इज एबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इज नॉट एबल, तो ये भी नहीं होगा। इज ऑलवेज पैरासाइटिक, तो ये भी नहीं होगा। पैरासाइटिक मैंने बताया हेटेरोट्रॉपिज्म हो गया, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। कि भाई अभी भी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते तो वो ऑटोट्रॉपिज्म हुआ। खैर ये थोड़ा सा अनक्लियर MCQ से, यहाँ पे इनको ये लिखना चाहिए था कि कैन मेक देयर ओन कार्बोहाइड्रेट या इस तरीके का कुछ। पर एनीवेज बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल ही ख़राब हैं, इन्हें आप एलिमिनेट करेंगे तो बाकी ठीक ठाक ऑप्शन आपके पास। द ओनली ऑप्शन दैट इज ओके इज ऑप्शन डी। Question number 11 we have intervertebral disc. In vertebral column का पता है? Yes, ma'am. हमारे पास जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है किस स्ट्रक्चर को, स्पाइनल कॉर्ड को। तो वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में इस तरीके से बहुत सारी बोन्स, हड्डियाँ जो होती हैं छोटी छोटी, वो कनेक्टेड होती हैं आपस में। इनके नाम होते हैं, आपको याद करने होंगे और नंबर भी याद करने होंगे, ठीक है। मैं ऐसे अभी बता देती हूँ। सर्वाइकल, यस, सेक्रम एंड देन कॉकस, ठीक है। तो ये हमारे पास होती हैं, इनके नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए। सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, लंबर कितनी होती हैं, 5 होती हैं, सेक्रम 1 होती है, कॉकस भी क्या होती है, 1 होती है। और सेक्रम बेसिकली क्या होता है, 5 मिलकर 1 बनाती हैं हड्डियाँ, और जब एक बच्चा बड़ा होता है इस तरीके से कॉकस 4 मिलकर 1 बनाती हैं, तो ये 1 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम्स के दरमियान में हमारे पास इस तरीके का एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इन हड्डियों के दरमियान में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ाता है। इनको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटर यानी कि दरमियान में, वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं उनके दरमियान में ये जो डिस्क पड़ी हुई है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहलाती है। क्लियर हो गया? ये डिस्क किससे बनी हुई होती है? फाइब्रोकार्टिलेज से बनी हुई होती है,
ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज, कार्टिलेज के 3 टाइप्स होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज, हियालिन कार्टिलेज और इलास्टिन कार्टिलेज। तो ये फाइब्रो कार्टिलेज से बनी हुई होती है, ठीक है। Yes, ma'am. चलें अब यहाँ पे बताएं कौन सा सही जवाब है। Present only in parts above the level. फेब्रो कार्टिलेज कौन सी होती है? फाइब्रो कार्टिलेज, Yes, ma'am. वर्टिब्रल कॉलम में आपकी फाइब्रो कार्टिलेज ही होती है। फाइब्रो कार्टिलेज एक तरीके का बहुत ही टफेस्ट कार्टिलेज होता है, ये आपको 2-3 और जगह पे भी मिलेगा। आपके बहुत सारे जॉइंट्स में फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ठीक है। Ma'am, B option. कौन सा बी? बी का है ना आपका, यस बी इज राइट ऑप्शन। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें भी तो दे आर नॉट राइट। कौन सा क्वेश्चन नंबर ये 10, 11, 12? दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। देयर आर सम सेल्स विच हैव बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें एंड बताएं कि यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। पूछा है कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों होंगे। Plants. एग्जैक्टली, गुड। बैक्टीरिया के अंदर दोनों नहीं होंगे, मैमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, एम्फीबियन के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास है ना, हैप्लॉइड ह्यूमन सेल। ये भी आपको पता है, हैप्लॉइड ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होता है? एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड में कितने होते हैं? 46। हैप्लॉइड में कितने होंगे? 23, गुड। 15 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट इन स्ट्रिएटेड मसल सेल्स। स्ट्रिएटेड मसल सेल्स किसे कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल सेल्स, सार्कोमेयर कहा है आपने? वेरी गुड, सार्कोमेयर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। स्ट्रिएटेड मसल सेल्स हमारे पास जो होता है उनके अंदर स्ट्रिएशंस होती हैं। स्ट्रिएशन का मतलब होता है बैंड्स। जैसे ये एक सेल है, यहाँ पे ये डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। ये जो वाइट कलर का ये समझ लें लाइट बैंड बनाया है मैंने, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड। तो इनको हम कहते हैं स्ट्रिएशंस। आपके पास जो स्केलेटल मसल है और जो कार्डिक मसल है, दोनों के दोनों क्या है? स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। और इनमें हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा होता है, वो सार्कोमेयर होता है। अब सार्कोमेयर होता क्या है वो हम लोग मसल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मसल सेल्स के अंदर जिन्हें हम मायोसाइट्स कहते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर होता है 2 रेड लाइंस के दरमियान में, उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे।